आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले टर्म समझना है नेशनलिज्म का। ये भाई नेशनलिज्म होता क्या है? तो नेशनलिज्म हिंदी में इसका मतलब होता है देशभक्ति, यानी हमारे अंदर जो भी फीलिंग, अफेक्शन, लव, ये प्राउड की जो भी फीलिंग्स होती है अपने कंट्री के लिए, वही नेशनलिज्म होता है। कई बार हम कहते हैं ऐसा कि आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। So what are we doing here? We are expressing our love, our devotion for our country. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अपने देश प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। तो एक तरह से ये क्या है? नेशनलिज्म है। और एक व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में कई तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग को व्यक्त करता है। तो एक बार डेफिनेशन लिख दिया जाए। Nationalism is a feeling of love and proud for country। हमारे अंदर हमारे देश के लिए जो भी फीलिंग्स होती है वही देशभक्ति होता है, यानी नेशनलिज्म होता है। अब नेशनलिज्म जो वर्ड है, एक बार इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये वर्ड रहा नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के वर्ड के अंदर एक और शब्द है, उसको समझना है, नेशन। ये नेशन क्या होता है? नेशन मतलब राष्ट्र, ये हम सभी जानते हैं। बट अगर इसका एक डेफिनेशन हम तैयार करें तो नेशन एक ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जहां पर पीपल जो होते हैं, यानी उसके अंदर जितने भी रेसिडेंट्स होते हैं, यानी निवासी होते हैं, वो एक कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन, कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन हिस्ट्री, इन सारी चीजों को शेयर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उनमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। मीन्स एकता का भावना जो होता है ना, एकजुट वाला भावना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसी तरह से नेशन का भी एक डेफिनेशन तैयार हुआ कि नेशन स्टेट क्या होता है। So nation state, it's a piece of land where people share common identity, history, culture, religion, etc., and have strong bonding. among them.
नेशन स्टेट एक ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जहां जो रहने वाले पीपल होते हैं वो कॉमन आइडेंटिटी, हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजन, ये सारे चीजों को शेयर करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। जैसे अगर मैं कहीं अब्रॉड जा रही हूँ, यानी किसी फॉरेन कंट्री में जा रही हूँ, ठीक है, और मुझे खुद को कहा जाए कि इंट्रोड्यूस करो, खुद की आइडेंटिटी बताओ, तो मैं वहां पर सबसे पहले क्या करूंगी? माई नेम इज दिस एंड आई एम एन इंडियन। वहां पर मैं खुद की आइडेंटिटी को बताऊंगी, नेशनलिटी को जरूर बताऊंगी कि मैं एक इंडियन हूं। और जितने भी लोग इंडिया से बाहर जाएंगे यानी फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, अगर उन्हें खुद को इंट्रोड्यूस करने को बोला जाए तो वो पक्का है कि वो ये जरूर बताएंगे कि वो इंडियन है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जितने भी इंडिया में लोग रहते हैं, यानी इंडियन टेरिटरी में जितने भी लोग रहते हैं, वो एक कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करते हैं कि वो इंडियन है। ठीक है, तो कॉमन आइडेंटिटी क्लियर हो गया। अब हम बोले कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन रिलीजन एंड कल्चर। तो आज भी हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज, एग्जाम्पल इस्लामिक स्टेट्स जैसे कि ईरान, इराक, टर्की, वहां पर क्या है कि मोस्टली जो लोग हैं वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। यानी वहां पर अगर कुछ लोगों में कॉमन है मोस्टली, तो वो उनका धर्म है। अगर हम बोले ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज कोई ऐसा नेशन स्टेट, तो भाई बांग्लादेश एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो मोस्टली लोग हैं वहां पर बंगाली लैंग्वेज का यूज करते हैं, और वहां पर बंगाली लैंग्वेज जो है वो एक बाइंडिंग पार्टिकल की तरह काम कर रहा है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। ठीक है, तो आई होप नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का टर्म क्लियर हो गया हो। अब हम आते हैं अपने टॉपिक में। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो देखिए, इस चैप्टर में हम ये पूरा प्रोसीड्यूर है, एक तरह से कहें तो इस चैप्टर में हम पूरा एक प्रोसेस पढ़ेंगे कि यूरोप में किस तरह से नेशनलिज्म का फीलिंग आया, लोगों ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, और ये जो आइडिया ऑफ नेशन है वो फिर कैसे लोगों के बीच स्प्रेड किया और यूरोप में नेशन यूनिट्स यानी कंट्रीज बनना शुरू हो गए। तो ये चैप्टर एक पूरा फुल प्रोसेस है। ठीक है, और ये हमारा है फर्स्ट टॉपिक, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो इस टॉपिक में हमको समझना है कि जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, उसका क्या कनेक्शन है आइडिया ऑफ नेशन से। इस टॉपिक के थ्रू हमारा ये चीज क्लियर होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक को। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दुनिया में पहली बार देशभक्ति की जो भावना है यानी नेशनलिज्म का जो फीलिंग है, अगर दुनिया में किसी ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है तो वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि 1789 में हुआ था। और कहां हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वॉज अ full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। तो क्या कह रहा है कि फ्रांस, अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले देखो तो फ्रांस एक ऐसा राज्य था, एक ऐसा टेरिटरी था जहां पर एक मोनार्क हुआ करते थे। मींस वहां पर एक राजा का कंट्रोल हुआ करता था। यानी फ्रांस पहले 1789 के वक्त में एक राजा उसे कंट्रोल किया करता था। और 1789 के वक्त में फ्रांस में कौन थे भाई? तो लुई 16 थे। फ्रांस में जो मोनार्क थे वो लुई 16 थे, जो कि किसके? बॉर्बन डायनेस्टी के थे। फ्रांस के राजा उस समय लुई 16 थे, जो कि बॉर्बन डायनेस्टी के थे, और वो फ्रांस को कंट्रोल कर रहे थे। यानी जो भी मेजर डिसीजंस होते थे फ्रांस के, ठीक है, वो मोनार्क लिया करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उनके डिसीजन को कोई भी काउंटर नहीं कर सकता था, मींस उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था। ठीक, अब क्या हुआ? द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, तो कुछ तो आउटकम आएगा, यानी कुछ रिजल्ट्स आएंगे। और रिजल्ट किस रूप में आए भाई? तो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। देखिए यहां पर लिखा हुआ है पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, यानी कुछ राजनीतिक और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए। यानी पहले जो फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम था, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस आए रिवॉल्यूशन के बाद। और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो समय संविधान था
फ्रांस का, उसमें कुछ कुछ चेंजेस किए गए। और अगर हम कहीं ओवरऑल चेंज यानी सबसे बड़ा अगर बदलाव फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस में लेकर आया तो वो था कि सोवरेनिटी जो था वो मोनार्की से किसके हाथों में आ गया था, फ्रेंच सिटीजन के हाथों में आ गया था। अब यहाँ पे एक नया टर्म है मोनार्की, सॉरी सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या होता है? सोवरेनिटी एक ऐसा पावर होता है जिसमें एक कंट्री खुद को गवर्न करने का ताकत रखता है। मींस एक कंट्री के पास सेल्फ गवर्नेंस की पावर होती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। आप कई बार ये सिविक्स बुक्स में लिखा देखे होंगे। तो भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें उसकी खुद की सरकार चलती है। मींस सेल्फ गवर्नेंस, कोई एक्सटर्नल पावर नहीं है जो क्या कहते हैं इंडिया पर छत्र छाया बना के रखा हुआ, ऐसा नहीं, वो खुद को गवर्न करता है। तो यहाँ पर क्या बात आ रहा है? गवर्नमेंट रन करने की पावर, यानी कंट्री को रन करने का यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है। तो क्या हुआ भाई कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ उससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट फ्रांस को कंट्रोल कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठा। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया कि भाई मोनार्क से ये जो पावर था, क्योंकि पहले तो 1789 के पहले क्या थे, मोनार्की रूल कर रहे थे फ्रांस पर, तो ये मोनार्क से ये पावर को फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने छीन लिया। ठीक है, अब ये जो गवर्नमेंट रन करने का पावर था वो अब किसके हाथ में आ गया था? फ्रेंच सिटीजन के हाथ में आ गया था, मोनार्क से। ठीक है, यानी अब वहां पे जो फ्रांस का जो मोनार्कियल सिस्टम था, राजतंत्र जो था, वो अब कमजोर हो गया था। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं। The French Revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, तो भाई लोगों ने ये घोषित कर दिया कि फ्रांस जो है अब एक नेशन स्टेट बनेगा, यानी एक राष्ट्र बनेगा। अब ये कोई राज्य बनकर नहीं रहेगा जिसके ऊपर एक मोनार्क का कंट्रोल होगा। ठीक है, एक ऐसा आदमी जिसके हाथ में सारा पावर सेंट्रलाइज्ड हो, वो ऐसा आदमी अब फ्रांस को कंट्रोल नहीं करेगा। ये एक राष्ट्र बनेगा जहां पर लोग जो होंगे वो मेजर डिसीजंस लेंगे। और ये भी बोला गया कि फ्रांस का डेस्टिनी जो है, यानी फ्रांस का जो फ्यूचर है, फ्यूचर में जो भी मेजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे अब वो लोग करेंगे, जो कि पहले कौन करता था? मोनार्क किया करते थे। ठीक है, From the very beginning, the French Revolution introduced many measures and practices that would create a sense of collective identity among the French people। देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कहें तो किसका था? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का, क्योंकि यही वो लोग थे जिन लोगों ने पीपल को मोटिवेट किया था, पीपल को इंस्पायर किया था कि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करें। पीपल इंस्पायर हुए, प्रभावित हुए भाई, और फिर वो लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, जिससे क्या हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बढ़ा। अब स्ट्रेंथ बढ़ा तो क्या हुआ कि यूरोप पर ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ पाया। ठीक है, तो अब लोग क्या बोल रहे थे? आपने नोटिस किया कि अब लोग बोल रहे थे कि फ्रांस का जो डेस्टिनी है अब हम तय करेंगे। तो लोग ये मैं से हम पर कैसे आ गए, उनमें ये एकता की भावना कहां से पनप गई, ये अब चीज को समझना है। तो ये पहले से लोगों के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता था, इसे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने लोगों के अंदर ग्रो करवाया था। तो अब हम उन्हीं मेजर्स को पढ़ेंगे, उन्हीं स्टेप्स को पढ़ेंगे जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने लिया था लोगों के बीच सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को ग्रो करवाने के लिए, एकता की भावना को ग्रो करवाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने लिया था, अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप था द आइडिया ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड द लेसियोन एम्फेसिस्ड ऑन द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये था कि रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया, पहला कदम उठाया कि फ्रांस को फादरलैंड कंसिडर करवाया, मींस पितृभूमि। और जितने भी लोग फ्रांस के अंदर रह रहे थे, ठीक है, उस समय रेसिडेंट करते थे, निवासी थे, उन्हें सिटीजन माना, यानी नागरिक माना। और इस तरह का इस तरह का सेंस क्रिएट करना चाहा कि जो फ्रांस है वो सभी नागरिकों का पिता है। ठीक है, इस तरह का सेंस क्रिएट करना चाहा ताकि लोग जो है ना वो खुद को एक यूनाइटेड कम्युनिटी का पार्ट मान सके। ठीक है, तो ये एकता लाने के लिए एक सबसे बड़ा स्टेप उठाया गया था। और साथ ही ये भी लोगों को क्लियर किया गया
कि जितने भी फ्रांस के नागरिक हैं, ठीक है, उनको इक्वल राइट्स दिया जाएगा, उनके साथ किसी तरह का भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, और साथ ही उनके इंटरेस्ट को, यानी उनके जितने भी अधिकार है, सिटीजन्स के जितने भी अधिकार हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा जो गवर्नमेंट को गाइड करेगा और लोगों की जो सुपरमेसी है उसको बनाकर रखेगा। तो यही सबसे पहला स्टेप रिवॉल्यूशनरीज ने लिया था। अब सेकेंड स्टेप को देखते हैं। A new French flag, the tricolor was chosen to replace the former royal standard। तो लोगों मतलब रिवॉल्यूशनरीज ने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, विल पावर को बढ़ाने के लिए क्या किया कि एक नया फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया, एक नया फ्रांस का झंडा उन लोगों ने बनाया जो कि कैसा था, ट्राई कलर था, यानी 3 रंगों वाला था। और जिसने किसकी जगह ली, तो जो फॉर्मर जो रॉयल फ्लैग था, यानी जो राजा लोग फ्लैग यूज किया करते थे, उस फ्लैग को क्या कहते हैं, डिस्प्लेस कर दिया नेशनल फ्लैग ने, जो कि रिवॉल्यूशनरीज ने बनाया। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि लोग अब सुप्रीम है, ठीक है, लोग अब सुप्रीम है, लोग अब पावरफुल है फ्रांस में, ना कि राजा जो पहले हुआ करते थे। तो इस तरह से लोगों का मनोबल रिवॉल्यूशनरीज ने बढ़ाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, द स्टेट जनरल वॉज चूजन एंड was elected by the body of active citizen and renamed the national assembly। देखिए स्टेट जनरल, यहाँ पे एक नया चीज आया। स्टेट जनरल क्या समझना है, स्टेट जनरल जो था उस समय फ्रांस में, वो एक पॉलिटिकल बॉडी था, ठीक है, एक पॉलिटिकल बॉडी था, और इसमें एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेट किया करते थे, ठीक है, एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेट किया करते थे और इलेक्ट करते थे, यानी वहां पे स्टेट जनरल का इलेक्शन हुआ करता था, उसमें एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेट किया करते थे और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके इस पॉलिटिकल बॉडी में भेजा करते थे। अब एक्टिव सिटीजन कौन थे ये समझना है, ठीक है। देखिए फ्रांस का पॉपुलेशन ठीक है, 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया था। एक थे एक्टिव सिटीजन, दूसरे थे पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन जो थे पॉपुलेशन में, उन्हें राइट टू वोट का अधिकार था, यानी वो वोट कर सकते थे, और ये जितने भी होते थे वो 25 इयर्स के अबव हुआ करते थे। और इनका एक और फीचर ये था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, कि ये टैक्सेस पे करते थे। टैक्सेस, और टैक्सेस जो ये पे किया करते थे वो इक्वल होता था 3 days ऑफ लेबरर्स वेज, यानी 3 दिन में एक मजदूर जितना अर्न करता था उतना ये लोग जो थे वो टैक्सेस पे किया करते थे। तब कहीं जाकर इन्हें राइट टू वोट का अधिकार मिलता था, यानी ये वोट इलेक्शंस में कर सकते थे, ठीक है। तो इनके टैक्सेस इक्विवेलेंट थे। थ्री डेज ऑफ ठीक है। तो ये क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया वो पूरा करते थे एक्टिव सिटीजन, एक तो 25 इयर्स के अबव हुआ करते थे और साथ ही टैक्सेस पे करते थे जो कि 3 days ऑफ लेबरर्स वेज के इक्वल होता था,
और एक्टिव सिटीजन जितने भी होते थे वो मेन होते थे, ठीक है, सारे मेन। अब पैसिव सिटीजन पर आते हैं। ये जो थे ये टैक्सेस पे नहीं कर पाते थे, टैक्सेस पे नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से इन्हें राइट टू वोट का अधिकार नहीं मिला था, यानी इन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था। इन्हें राइट टू वोट का अधिकार नहीं था। तो फ्रांस की पॉपुलेशन में एक्टिव सिटीजन केवल वोट किया करते थे, पैसिव सिटीजन नहीं करते थे। और जितनी भी वुमेन थी, यानी चाहे वो रिच बैकग्राउंड की हो चाहे वो पुअर बैकग्राउंड की हो, उन्हें वोट का अधिकार नहीं मिला था। तो ये कुछ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टेट जनरल जो था पॉलिटिकल बॉडी था, बाद में उसका नाम चेंज कर नेशनल असेंबली कर दिया गया था। न्यू आइन्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कॉमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। सो रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया कि लोगों का उत्साह को बढ़ाने के लिए, लोगों को इनकरेज करने के लिए क्या किया कि भाई शपथ लिया गया, भाई लोगों ने शपथ लिया, जो शहीद थे उनका गुणगान किया गया, सॉन्ग्स को कंपोज किया गया, जिससे कि लोगों का उत्साह बढ़ा रहे और वो नेशन स्टेट का जो आइडिया है उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was put in place and it formulated uniform laws for all the citizens within its territory। ठीक है, तो दूसरा कदम क्या उठाया गया भाई, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की ओर उठाया गया और बेटर करने की कोशिश रिवॉल्यूशनरीज ने की। तो क्या हुआ कि भाई एक ऐसी व्यवस्था लाया गया, एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया जो कि जितने भी लोग फ्रांस टेरिटरी के अंदर रह रहे थे, ठीक है, जितने भी रेसिडेंट्स थे, उनके लिए इक्वल लॉ फॉर्मुलेट करता था। मींस एक समान अधिकार सभी के लिए बनाता था जो भी फ्रांस टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोग थे। ये क्यों रिवॉल्यूशनरीज ने किया, ताकि लोगों के बीच डिसकंटेंट ना पैदा हो जाए, गवर्नमेंट को लेकर कोई असंतोष की भावना ना पनप जाए। तो इस तरह से, तो इस चीज को प्रोहिबिट करने के लिए रिवॉल्यूशनरीज ने ये स्टेप उठाया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड and a uniform system of weights and measure was adopted। तो भाई नेशन स्टेट बन रहा है, ठीक है, फ्रांस क्या हो रहा है, यहाँ पे एफर्ट्स क्या लगाए जा रहे हैं कि नेशन स्टेट में फ्रांस चेंज हो जाए। तो उसके लिए ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत जरूरी है, ठीक है। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए, किसी भी देश के इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स का होना बहुत जरूरी है और स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो उसी सेक्टर यानी ट्रेड एंड कॉमर्स के सेक्टर में भी स्टेप्स उठाए गए ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है और भी स्ट्रांग हो सके। तो क्या किया गया भाई, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड। मतलब जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर बिजनेसमैन ट्रेडर्स को बिना मतलब के जो अननेसेसरी टैक्सेस लगते थे उसको खत्म कर दिया गया। तो इससे क्या हो रहा था कि जो ट्रेड था वो और स्मूथ हो रहा था, ठीक है। और क्या किया साथ ही में, अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वाज अडॉप्टेड। मींस पहले क्या होता था कि वेट्स और मेजर्स जो है, जैसे कि आज है लेंथ के लिए भाई आज हम लोग मीटर यूज करते हैं, ठीक है, इस तरह से मास के लिए ग्राम केजी इस तरह से यूज करते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। पहले क्या होता था कि भाई अगर कोई टेरिटरी है तो उसके साउथ में वेट और मेजर के लिए कुछ और यूनिट है, तो भाई नॉर्थ में कुछ और यूनिट है, इस तरह से हुआ करता था। यानी वेट एंड मेजर्स का जो वैल्यू था उसमें फ्लक्चुएशंस हुआ करता था, जिसकी वजह से जो बिजनेसमैन थे, जो ट्रेडर्स थे, उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। मतलब कोई भी स्टेप वो पहले अपने बिजनेस में उठाने जा रहे थे उससे पहले उन्हें बहुत सारा कैलकुलेशंस वगैरह करना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। तो भाई उसी को प्रोहिबिट करने के लिए और ट्रेड और कॉमर्स को और स्मूथ और अच्छा करने के लिए रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया कि एक भार और एक नाप का ऑप्शन अपनाया। मतलब उस टेरिटरी में, पूरे टेरिटरी में एक ही मतलब मेजर, मतलब किसी भी चीज को नापने के लिए कोई एक वैल्यू को फिक्स कर दिया गया लोगों के बीच में कि अगर भाई आपको नापना है तो आप इसी वैल्यू में नापोगे। तो इससे क्या हो रहा था ना कि पूरा रीजन में एक तरह से बिजनेस जो है, बिजनेसमैन जो है, ट्रेडर्स जो है, वो आसानी से अपना काम ऑब्स्ट्रक्शन फ्री कर पा रहे थे। तो ये कुछ स्टेप्स ट्रेड एंड कॉमर्स के फील्ड में उठाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। Regional dialects were discouraged and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation। Regional dialect क्या होता है, सबसे पहले समझना है रीजनल डायलेक्ट क्या होता है।
रीजनल डायलेक्ट बोलते हैं लोकल लैंग्वेजेस को, या हिंदी में बोले तो बोली बोला जाता है। ये लोकल लैंग्वेजेस क्या होते हैं ना कि बहुत ही छोटे रीजन्स में बोले जाते हैं, और रीजन बाय रीजन फ्लक्चुएट भी हो जाता है। ये मतलब रीजन बाय रीजन ये लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि भाई ये रीजन बाय रीजन ये लैंग्वेज चेंज हो जा रहा था। तो इसकी वजह से क्या किया भाई, रिवॉल्यूशनरीज जो थे वो इसके यूज को, यानी रीजनल डायलेक्ट्स के यूज को सपोर्ट लोगों के बीच में नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसकी जगह पर क्या कर रहे थे वो कि फ्रेंच, यहाँ पे फ्रेंच जो है जो कि पेरिस में बोला जाता था और साथ में लिखा भी जाता था, फ्रेंच लैंग्वेज को चूज किया गया, मुहिम अपनाई गई कि भाई फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज बना दो फ्रांस का। तो इससे क्या एडवांटेजेस होते मैं वो बताती हूँ। देखिए, लोगों के बीच में एक लैंग्वेज आ जाता, वो था फ्रेंच। तो लोग क्या होते, अब एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, उन्हें बातचीत करना, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट। कुछ भी ऑफिशियल काम होना है, यानी कुछ भी ऑफिशियल एक्टिविटीज होना है, तो वो भी किसमें होगा, फ्रेंच लैंग्वेज में होगा, जिससे कि लोग जो है वो एक दूसरे से खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। अब लोग जब एक दूसरे से खुद को कनेक्ट कर पाएंगे तो एकता का भाव आएगा ना, कलेक्टिवनेस आएगा। तो इस तरह से लैंग्वेज जो होता है ना, वो एक बहुत ही अच्छा वेपन होता है, एक बहुत ही स्ट्रांग वेपन होता है जो कि लोगों को एकजुट करता है। तो इस तरह से इस एरेना में भी रिवॉल्यूशनरीज ने स्टेप्स उठाया। अब आगे बढ़ते हैं। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of France nation to liberate the peoples of Europe from despotism. In other words, to help other people of Europe to become nations. देखिए, रिवॉल्यूशनरीज ने ये शेयर किया, लोगों को बताया, डिक्लेयर किया कि भाई फ्रांस तो नेशन स्टेट बनेगा। ठीक है, फ्रांस तो नेशन स्टेट बनेगा, बट रिवॉल्यूशनरीज ने साथ में ये भी कहा कि केवल फ्रांस को नेशन स्टेट बनाना उनका लक्ष्य नहीं है, उनका मिशन केवल फ्रांस को नेशन स्टेट बनाना नहीं है, बल्कि यूरोप में जितने भी लोग हैं उनको डेस्पोटिज्म से फ्री करवाना है। डेस्पोटिज्म का यहाँ पे मतलब होगा मोनार्की। ठीक है, तो उनका क्या था, आइडियोलॉजी था कि भाई हमको यूरोप में जितने भी लोग हैं उनको डेस्पोटिज्म से फ्री करवाना, और एक तरह से कहें तो जितने भी फ्रांस मतलब यूरोप में लोग हैं उनको नेशन स्टेट, जो नेशन बनाने का जो आइडिया है उनके बीच में स्प्रेड करना और पूरे यूरोप को नेशन यूनिट्स में चेंज कर देना है, यानी सबको राष्ट्र बनाना है। इस तरह से उनका थिंकिंग था। अब आगे बढ़ते हैं। When the news of the event in France reached the different cities of Europe, the students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. देखिए, फ्रांस में भी रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो जब इस घटना का खबर दूसरे सिटीज में पहुंचा यूरोप के, ठीक है, तो वहां पर किस सेक्शन, यानी कौन सा ऐसा सेक्शन था पॉपुलेशन का जिसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, इंस्पायर किया, तो वो था स्टूडेंट्स थे वो, और साथ ही अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, यानी दो मेंबर थे, एक तो स्टूडेंट्स थे और मिडिल क्लास। ये जो दो सेक्शन थे इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। अब भाई इंस्पायर हो गए थे, प्रभावित हुए थे, तो ये लोग क्या करने लगे, जैकोबिन क्लब सेटअप करने लगे। अब जैकोबिन क्लब क्या होता है, यहाँ पे जैकोबिन क्लब दिया हुआ है, ये क्या होता है, ये भी फ्रांस से ही निकल कर आया। जैकोबिन क्लब एक पॉलिटिकल क्लब हुआ करता था, ठीक है, जो कि इक्वालिटी, जो आइडिया होता है इक्वालिटी का और नेशन स्टेट, ये सब के आइडिया को बहुत ही सपोर्ट करता था। तो स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास ने जैकोबिन क्लब सेटअप करना शुरू कर दिया ताकि उनके शहरों में भी ये जो नेशन स्टेट का आइडिया है वो स्प्रेड करे और लोग जो है वो धीरे धीरे नेशन स्टेट के जो आइडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दे। तो ये इनका कुछ माइंडसेट रहा था जैकोबिन क्लब सेटअप करने के पीछे। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of the Italy in 1790s. जो भी ये स्टूडेंट्स एक्टिविटीज कर रहे थे, मिडिल क्लास के जो मेंबर्स थे, वो जो भी गतिविधियां कर रहे थे, वो एक तरह से क्या कर रहा था
की रास्ता बना रहा था, ठीक है, जो भी कंडीशंस थे उनको लाइक बना रहा था, किसके लिए, फ्रेंच आर्मी के लिए, जो कि कहां कहां मूव किए भाई, तो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली जैसे एरियाज में, रीजन्स में मूव किए नेशन स्टेट के आइडिया को लेकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी वॉर द फ्रेंच आर्मीज बिगैन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो भाई फ्रेंच आर्मीज जब वॉर वगैरह लड़ने जाती थी रिवॉल्यूशनरीज, तो वो क्या करती थी, वॉर तो लड़ती ही थी, ठीक है, वॉर तो वो लोग लड़ते थे, साथ ही जो नेशन स्टेट का जो आइडिया फ्रांस से निकला था उसको भी अब्रॉड, यानी आगे जो रीजन्स थे जहां पर ये नहीं अभी तक आया था, वहां भी लोगों को इससे अवगत कराना शुरू कर दिए थे, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया हो। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो अब क्या होता है कि नेपोलियन की एंट्री होती है फ्रांस में, ठीक है, नेपोलियन आ जाते हैं फ्रांस में, मोनार्क बन जाते हैं भाई। तो अब हमें देखना है कि फ्रांस में नेपोलियन के आने के बाद से कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, ठीक है, फ्रांस को क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉसेस वो बियर करता है नेपोलियन के आने के बाद से, वो सारा चीज हमें देखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। Within the wide swathe of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. देखिए, फ्रांस में मोनार्क बन गया नेपोलियन, तो वो क्या कर रहे थे अब कि डिफरेंट रीजन्स को कनकर करना शुरू कर दिए थे, यानी कब्जा करना शुरू कर दिए थे। और उन एरियाज में जो भी एरिया उनके नियंत्रण में आ गया था, उन एरियाज में वो क्या करते थे कि उन्हीं चेंजेस को लागू करते थे जो कि वो फ्रांस में पहले से कर चुके थे, वही बदलाव वो उन रीजन्स में भी लाते थे जो कि वो फ्रांस में पहले से ले आए थे। तो अब हमको देखना है कि फ्रांस में वो किस तरह के चेंजेस, रिफॉर्म्स वो इंट्रोड्यूस किए, तब हम वो देखेंगे। तो थ्रू रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient। देखिए क्या कह रहा है, नेपोलियन फ्रांस में आए, तो इससे क्या हुआ, फ्रांस में आए तो मोनार्की भी तो लेकर आए, ठीक है, राजतंत्र लेकर आए, जिससे क्या हुआ कि फ्रांस में जो लोग एफर्ट लगा रहे थे, ट्राई कर रहे थे नेशन स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, वो सारा एफर्ट्स बेकार चला गया। डेमोक्रेसी वहां जो इनिशियल स्टेज में था, ठीक है, स्टेट जनरल इलेक्शंस वगैरह हो रहा था, तो ये क्या था, डेमोक्रेसी अपने शुरुआती दौर में था, वहां पर इनिशियल स्टेज में था, वो भी बर्बाद पूरा हो जाता है। तो एक तरह से लोग जो नेशन स्टेट में कन्वर्ट होने का सपना देख रहे थे, नेपोलियन के आने के बाद से क्या होता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। तो एक तरह से कहें तो ये क्या था, फ्रांस को ये लॉस बियर करना पड़ा था जब नेपोलियन आ गए थे। तो लॉस हुआ तो भी प्रॉफिट भी तो होगा। तो प्रॉफिट क्या हुआ था कि फ्रांस में नेपोलियन आए तो वो एक तरह से फ्रांस को मॉडर्नाइज कर दिए थे, मतलब सारे जो सिस्टम्स थे फ्रांस में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो मेनली था, उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कर दिया था और बहुत ही अच्छे वे में स्टैब्लिश किया था। और जो भी स्टेप्स ये एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को अच्छा करने के लिए ले रहे थे, जो भी मेजर्स ये अडॉप्ट कर रहे थे, वो जो था वो रिवॉल्यूशनरीज के माइंडसेट से काफी जुड़ता, मतलब मिलता जुलता था। यानी जो इनके सिद्धांत थे, यानी जो भी प्रिंसिपल्स नेपोलियन के थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में चेंजेस लाने के लिए जो भी वो सिद्धांत या जो भी माइंडसेट वो लेकर चल रहे थे, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज से काफी मिलता जुलता था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो भी ये चेंजेस इन्होंने लाया उससे फ्रांस काफी मॉडर्नाइज हो गया एक तरह से कहें तो, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड था वो काफी बेटर हो गया पहले से। ठीक है, तो अब हम उन्हीं चेंजेस को पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ चेंजेस बदलाव नेपोलियन ने फ्रांस में किया और उन्हीं सीरीज ऑफ चेंजेस को यहां पर सिविल कोड बोला गया, सिविल कोड ऑफ 1804, या ये नेपोलियनिक कोड के भी नाम से जाना जाता है। तो अब हम उन्हीं चेंजेस को पढ़ेंगे, यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, The Civil Code of 1804, usually known as Napoleonic Code, did away with all the privileges based on birth, established equality before the law and secured the right to property। देखिए, बहुत अच्छे और मेजर चेंजेस नेपोलियन ने इस कोड के थ्रू किया। क्या किया कि जो भी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वर एबॉलिश्ड, यानी कुछ कम्युनिटीज जो थी फ्रांस में
उन्हें जन्म पर विशेष अधिकार दिए गए थे, ठीक है, प्रिविलेजेस दिए गए थे कि मतलब जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो, क्लर्जी और नोबल कम्युनिटी जो था फ्रांस की पॉपुलेशन में, वो लोग टैक्सेस नहीं पे करते थे, ठीक है। बट जो थर्ड स्टेट था, ईजेंट्स जिसमें थे, प्रोफेशनल्स जिसमें थे, उनके लिए टैक्सेस पे करना एक तरह से क्या था, ड्यूटी था। भाई भूखा आदमी मर जाए बट टैक्सेस पे करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि क्लर्जीज और नोबल्स को ये स्पेशल एक राइट मिला हुआ था, उन्हें अधिकार मिला हुआ था कि भाई उन्हें टैक्सेस पे नहीं करना है। बट जब ये सिविल कोड लागू हुआ फ्रांस में, तो ये जो स्पेशल जो तरह की फैसिलिटीज दी गई थी क्लर्जी नोबल्स ये सबको, कम्युनिटीज को, वो सब कुछ खत्म कर दिया गया था, सबको एकदम इक्वल लेवल पर ले आया गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और साथ ही इक्वालिटी, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मींस सभी कानून की नजर में एक है। इसका मतलब क्या है कि जो मतलब कुछ भी अगर कानून बना है तो वो ये बिल्कुल नहीं देखेगा जब कानून लागू हो जाएगा तो वो जो पनिशमेंट, अगर मान लीजिए किसी कम्युनिटी के पीपल ने रूल को तोड़ा, ठीक है, तो कानून जो है, जो लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, वो बिल्कुल ये नहीं देखेगा कि वो किस कम्युनिटी का है। पनिशमेंट देना होगा वो देगा, और सारे के लिए पनिशमेंट जो है वो एक होगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर लोगों के बीच में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, सभी के लिए एक बराबर लॉ लाया गया इस कोड के थ्रू। राइट टू प्रॉपर्टी, यानी राइट टू प्रॉपर्टी, यानी लोगों को खुद की संपत्ति बनाने का भी अधिकार दिया गया कि वो अब खुद का प्रॉपर्टी बना सकते। तो ये कुछ मेजर चेंजेस इस कोड के थ्रू लाया गया था। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। और ये जो सीरीज ऑफ चेंजेस हैं, ये जो बदलाव हैं, इनको उन एरियाज में लागू किया गया जिस पे फ्रांस का डायरेक्ट कंट्रोल था, ठीक है। जो फ्रांस रीजन, मतलब जिन रीजन्स को फ्रांस पहले से कंट्रोल कर रहा था बॉर्बन डायनेस्टी से, उन रीजन्स पे ये जो रिफॉर्म्स थे, चेंजेस थे, उनको लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, in Italy, Germany, Napoleon simplified the administrative divisions, abolished the feudal system, freed peasants from serfdom, manorial dues। देखिए यहाँ पर कुछ रीजंस हमें दिए गए हैं, ठीक है, बताए गए हैं। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ये सब नेपोलियन जब थ्रोन पर आए, अपने मतलब राजगद्दी को उन्होंने संभाला, तो उन्होंने कुछ रीजंस को कनकर किया, ठीक है। तो ये वही सब रीजंस है यहाँ पे, डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, वही सब रीजंस है जिन्हें रिसेंटली में नेपोलियन ने जीता था। तो वहां पे क्या किया कि वहां पर जो कॉम्प्लिकेटेड एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो मतलब बहुत ही ज्यादा पेचीदा था, उसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया, यानी उसको थोड़ा आसान बनाया। तो भाई क्या क्या चेंजेस लाए गए। एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। भाई फ्यूडल सिस्टम समझना ये क्या होता है। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, पहले जो पीजेंट्स होते थे, ठीक है, जरूरी तो नहीं कि सबका खुद का लैंड हो, ठीक है, तो वो बड़े जमींदार से लैंड एक्सचेंज किया करते थे, ठीक है, और उनके लैंड पर वो क्या करते थे, प्रोडक्शन किया करते थे। तो जो बड़े जमींदार होते थे वो प्रोडक्शन में तो अपना हिस्सा लेते थे, अपना जो भी जितना भी मतलब प्रोड्यूस हुआ है उसमें अपना पार्ट लेते थे, और साथ ही इन पीजेंट्स पर लैंड का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया करते थे, जो रेंट मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया करते थे इन पीजेंट्स पर लैंड का। तो इससे पीजेंट्स का जो हालत था और दयनीय हो जाता था। दूसरा क्या था, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम। कई जगहों पर ऐसा भी होता था कि जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, उनको भूदास बना दिया जाता था, मींस उन्हें सर्वेंट के तौर पर लिया जाता था, यानी कुछ भी काम उनसे करवाना शुरू कर दिया जाता था। तो ये हुआ, तो क्या किया भाई, तो इस मतलब नेपोलियन ने क्या किया कि पीजेंट्स को सर्फडम से छुटकारा दिलवा दिया, आजादी दिलवा दिया। सर्फडम, फ्यूडल सिस्टम, ये सारे को नेपोलियन ने खत्म कर दिया। और मैनोरियल ड्यूज, यानी जो भी रेवेन्यूज लगते थे, जो भी पीजेंट्स को रेवेन्यूज लगते थे, बड़े जमींदार से वगैरह, जो क्लर्जी कम्युनिटी था, ये सब जो भी उनसे ड्यूज लिया करते थे, टैक्सेस लिया करते थे, उनको भी खत्म कर दिया गया। इन टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। तो टाउन्स में भी भाई, यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा, पीजेंट्स के बारे में यहाँ पे सब कुछ हमने पढ़ा, तो यानी एक तरह से कहें तो कंट्री साइड में ये सारे रिफॉर्म्स लिए गए होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में। अब आते थोड़ा शहर में, तो शहर में भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब नेपोलियन ने स्टेप्स लिया। तो सबसे पहला क्या है, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस किसे बोलते हैं,
समझना है गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस किसे बोलते हैं। तो ये ऐसे टैक्सेस लगते थे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो टैक्सेस लगते थे, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो टैक्सेस लगते थे उन्हें ही गिल्ड रिस्ट्रिक्शन कहा गया। और यहाँ पर जो बिजनेस क्लास था उन्हें इस चीज से छुटकारा दिलाया गया, ठीक है, जो भी टैक्सेस बिना मतलब के लगते थे उसे खत्म कर दिया गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इंप्रूव्ड। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो था उसे ठीक कर दिया गया था। देखिए गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव किया तो इससे क्या हुआ कि जो बिजनेस क्लास था टाउन्स में उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा था, ठीक है। अब भाई ट्रेड जो होता है ना उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ट्रेड का इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रेड जो होता है ना उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट। ये क्या करता है कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कनेक्टिविटी मतलब एक तरह से कहें तो ट्रेड जो होता है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स या बिजनेस जो भी होता है वो एक चेन में चलता है, ठीक है। तो अगर हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम और और क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है तो वो जो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स है ना वो बहुत ही स्मूथली होता है और बहुत ही स्पीडली होता है, ठीक है। तो इससे अगर कोई भी चीज बहुत ही स्मूथली और स्पीडली हो रहा है यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरह से नेपोलियन ने क्या किया भाई कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ठीक किया, कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक किया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। तो इससे क्या हुआ था कि जो बिजनेस क्लास था वो काफी खुश था क्योंकि उनका काम जो था वो ऑब्स्ट्रक्शन फ्री हो रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। peasants, artisans, worker and new business जो पीजेंट्स थे, बिजनेस क्लास थे, आर्टिशियंस जो थे, इंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। तो भाई इतने सारे एक के बाद एक इतने अच्छे रिफॉर्म्स नेपोलियन ने लिया जिससे कि जो आर्टिशियन थे, बिजनेस क्लास थे, पीजेंट्स थे वो बहुत ही खुश थे, उन्हें बहुत ही एक नई तरह की आजादी को फील कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। बिजनेसमैन and small scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weight measures and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। देखिए बिजनेस क्लास जो थे और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स यानी जो छोटे छोटे मतलब लघु उत्पादक कहते हैं, मतलब जो कि छोटे स्केल पे प्रोडक्शन किया करते हैं, काफी हाईफाई नहीं होते, ठीक है। तो अब वो लोग को ऐसा लगने लगा था कि यूनिफॉर्म लॉज यानी जो एक समान कानून आया है और स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स यानी अब जो पहले जो उन्हें उनका जो मेजर्स और वेट का जो वैल्यू चेंज हो जाया करता था अब वो सब बंद हो गया, यानी एक नाप और एक भार का ऑप्शन आ गया था। और एक कॉमन नेशनल करेंसी यानी एक टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग हैं वो केवल एक मुद्रा को यानी एक करेंसी को यूज करेंगे अपने फाइनेंशियल एक्सचेंज के लिए। तो ये काफी मतलब एक तरह का क्या हुआ कि जितने भी पहले क्या था ना कि एक टेरिटरी के अंदर मतलब बहुत काइंड के करेंसीज हुआ करती थी, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता था कि बिजनेस क्लास वगैरह को काफी प्रॉब्लम झेलना पड़ता था। तो इस वजह से क्या किया गया भाई, इस उतने सारे जो नेशनल करेंसीज थी उनको हटा के एक नेशनल करेंसी ले आया गया। अब इससे क्या हो रहा था कि जितने भी बिजनेस क्लास थे, ट्रेडर्स थे, वो अपने काम को स्मूथली कर पा रहे थे, वो अपने गुड्स जो भी वो गुड्स मतलब बेचा करते थे वो आसानी से एक्सचेंज हो पा रहा था और इस तरह से वो इन्वेस्टमेंट करने में डर नहीं रहते। और ये सारे जो थे यूनिफॉर्म लॉज, वेट एंड मेजर, स्टैंडर्डाइज, नेशनल करेंसी, एक तरह से कहें तो ये जो बिजनेस क्लास था, ट्रेडर्स था, उनको एक ब्रॉड स्ट्रेचर प्रोवाइड कर रहा था कि वो अपने काम को और भी फ्लरिश करें और भी आगे बढ़ाएं। तो इस वजह से बहुत ही ये लोग खुश थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। However, in the areas conquered, the reaction of the local population to the French rule were mixed.
रिसेंटली में नेपोलियन ने जिन एरियाज को कंट्रोल मतलब कनकर किया था, कब्जा किया था, वहां के जो लोग थे दे वर वेरी कंफ्यूज। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस तरह से फ्रेंच आर्मीज के लिए रिएक्ट करें। उन्हें नहीं पता चल रहा था कि फ्रेंच आर्मीज जो हैं, जो नेपोलियन है, उनके लिए अच्छा है, मतलब उनके लिए बेनिफिशियल है कि उनके लिए हार्मफुल है। उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा था। इस वजह से उनकी जो प्रतिक्रिया थी ना, वो मिक्स्ड थी, कंफ्यूज्ड वो लोग थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज होलैंड, स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलन, वर्सॉ, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। देखिए शुरुआती दौर में क्या हुआ ना कि जैसे प्लेसेस यहाँ पर हमें क्या बताया गया, होलैंड, स्विट्जरलैंड और सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, वर्सॉ, मिलन, मेंज, ये सब सिटीज में क्या हो रहा था कि फ्रेंच आर्मीज के प्रति लोगों का जो सोच था, व्यू था, वो काफी अच्छा था। वो फ्रेंच आर्मीज को आजादी लाने वाले लोगों की तरह मतलब ट्रीट करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि फ्रेंच आर्मी उन्हें स्वतंत्रता दिलवाएगा, उन्हें आजादी दिलवाएगा। तो इस वजह से फ्रेंच आर्मीज को वो लोग बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते थे। बट वो इस चीज से अनजान थे कि फ्रेंच आर्मीज को कंट्रोल नेपोलियन कर रहा है। वो इस चीज से अनजान थे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। But the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with the political freedom. लोग शुरुआत में तो बहुत ही भाई उत्साह से भरे हुए थे, इतने अच्छे अच्छे चेंजेस आ रहे थे, लोग एकदम आजादी फील कर रहे थे। बट क्या हुआ कि जल्द ही ये जो खुशी था वो दुश्मनी में बदल गया। कैसे? तो भाई नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत सारी अच्छी बेटर स्टेप्स उठाया था, जिससे लोगों को काफी प्रॉफिट हो रहा था। बट पॉलिटिकल एरेना में यानी पॉलिटिकल स्फेयर में लोगों की आजादी को कहीं ना कहीं थोड़ा कम कर लिया था, कहीं ना कहीं थोड़ा छीन लिया था एक तरह से कहे तो, जिसकी वजह से लोग जो थे ना, लोग को अब नेपोलियन खटकने लगा था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भाई नेपोलियन ने ऐसे क्या स्टेप्स उठाए थे जिससे कि लोग जो थे वो नेपोलियन से डिसअपॉइंटेड थे। ठीक है, तो देखते हैं। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe all seems to outweigh advantage of the administrative changes. देखिए, हम जानते हैं नेपोलियन एक बहुत ही पावरफुल किंग थे और उनका एक अपना पॉलिटिकल गोल था। वो एक लक्ष्य उनका था कि भाई मुझे पूरे यूरोप पर राज करना है, यानी पूरे यूरोप को मेरे को खुद के अंडर में करना है, खुद के कंट्रोल में करना है। उसके लिए क्या चाहिए भाई? तो अब यूरोप में अगर वो जाएंगे वॉर, इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? वॉर लड़ना होगा भाई। न्यू रीजन्स को अपने अंडर लाना है तो वॉर्स तो लड़ना होगा ना। तो वॉर्स लड़ना होगा तो वॉर एक्सपेंस भी तो होगा, वॉर में खर्चा भी तो होगा। तो उस चीज को मतलब उस अपने नीड को फुलफिल करने के लिए टैक्सेशन इंक्रीज कर दिया, यानी टैक्स में जो परसेंटेज था उसको उन्होंने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सेंसरशिप क्या होता है? पहले लोग जो अपना एक पब्लिकली अपने व्यूज, स्पीच को जो एक्सप्रेस किया करते थे, उसको सोसाइटी के लिए इनकन्वीनियंट, हार्मफुल उसने प्रूव कर दिया। मतलब लोग जो पहले एकजुट होकर अपने ग्रुप में अपने व्यूज को एक्सचेंज किया करते थे, वो उस चीज पर पाबंदी लगा दी नेपोलियन ने। यानी एक तरह से कहे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो था, लोगों का जो राइट था, उसको नेपोलियन ने क्या कर दिया? बंद कर दिया, उसका शटर डाउन कर दिया। अब लोगों को वो चीज नहीं करना, जिसकी वजह से लोग जो थे ना वो बहुत ही डिजेक्टेड फील कर रहे थे, डिसकंटेंट फील कर रहे थे कि भाई क्योंकि उनकी आजादी छीन गई थी, इस वजह से वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए थे नेपोलियन को लेकर। दूसरा सबसे खतरनाक काम क्या किया नेपोलियन ने कि फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन। क्या हुआ? वॉर्स लड़ने जाना है तो भाई आर्मी भी तो चाहिए होगा ना, सोल्जर्स भी तो चाहिए होंगे, तो जबरन लोगों को सेना में भर्ती करने लगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के अंदर गुस्सा पैदा होने लगा। तो यही कुछ कदम ऐसे नेपोलियन ने उठा लिए थे जिससे कि लोग जो थे वो उससे नाराज थे और अब वो एक तरह से कहें तो नेपोलियन से खुश नहीं थे। भले ही कुछ कुछ एडवांटेजेस नेपोलियन ने उन्हें दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, बट जो पॉलिटिकल फ्रीडम था वो भी तो कहीं ना कहीं उनसे छीन लिया था। तो इस वजह से लोग थोड़ा अब नेपोलियन से गुस्सा हो गए थे और थोड़ा विद्रोह की भावना अंदर रखने लग गए थे। तो इस टॉपिक के थ्रू आई थिंक आप सब कुछ क्लियर हो गया हो और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको वो असाइनमेंट में मिल जाएगा।
हैं।